हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताते आ रही हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 19 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचांकन शुरू किया था? तो NHB रेजिडेक्स भारत का पहला आधिकारिक आवास मूल्य सूचांकन वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशन पर किए गए राष्ट्रीय आवास बैंक की एक पहल थी। और यह NHB रियल एस्टेट और रियल एस्टेट फाइनेंसिंग के क्षेत्रों में निर्णय लेने में आसानी से स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अगला सवाल हमारा है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है? तो ये है लेथाइरस खेसरी, यानी कि एक खास बीमारी की वजह से खेसारी के दाल पर 1961 में अनिश्चितकालीन प्रतिबंध लगा दिया गया था। उस बीमारी की वजह से खेसारी दाल के दाने में मौजूद न्यूट्रोक्सिन और बीटा ओडीएपी था और परंपरागत तौर पर यह खेसारी का दाल की जो है वो किस्में 0.5 से लेकर 0.5% तक टॉक्सिन होता है। अगला है, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है और हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो ये अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में, यानी कि हालांकि हिमनद हिमालय और हिमालय के क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, मगर सागर के जल स्तर पर बदलाव मुख्यतः जो है हिमनदों के पिघलने से संबंधित है। उत्तरी ध्रुव में पानी बर्फ पर तैरती है, इसलिए जब यह बर्फ पिघलती है तब समुद्र स्तर की किसी प्रकार की वृद्धि नहीं करती है। मगर दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप पर स्थित जहाँ केवल बर्फ है, यदि यहाँ बर्फ पिघलती है तो इससे समुद्र जल स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है। अगला है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन जो है वो स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? तो वो है मोतीलाल नेहरू। आनंद वन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है। वरोड़ा नगर स्थित है। यह आश्रम प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे की कर्म भूमि रही है, जिनका जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा। इस आश्रम में कुष्ठ रोगियों को पुनर्वास और देखभाल की उचित व्यवस्था की गई थी। अगला अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है, तो वो है चीन में। दयोचेंग एंदिंग हवाई अड्डा समुद्र की सतह से 4411 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह चिसुआन प्रांत में स्थित है। इससे पहले बगदा हवाई अड्डे तिब्बत में है, जो दुनिया के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नागरिक हवाई अड्डा होने का गौरव हासिल था, जो समुद्र तल से 4334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय ने केवल हमारी संघीय व्यवस्था एवं मूल अधिकारों का संरक्षक है, अपितु यह है संविधान का संरक्षक भी है। ऐसा कोई भी कानून जो संविधान की अवहेलना करता है उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ठीक है। अगला है, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है वो कहाँ पर है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। यानी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम ग्रीन पार्क कानपुर में स्थित है और इस स्टेडियम में अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच 24 से 27 नवंबर 2009 को भारत में ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। अगला है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि वर्ष 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में क्रांतिकारी गतिविधियों की देखरेख के लिए एक समिति गठित की गई थी और जिसकी सिफारिशों पर अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक उर्फ रॉलेट एक्ट लागू किया गया। उस समय लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 भारत के वसराय थे।
अगला है पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई थी। तो पहले किन दो राज्यों में लागू, तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान। जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायत राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया। उसी वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया। अगला है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, यानी कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में कहाँ हुआ था, तो वो 19 हुआ था स्टॉकहोम में। ठीक है, वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोल्म में किया गया था और इस सम्मेलन को व्यापक रूप में वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं और आधुनिक राजनीतिक और सार्वजनिक जागरूकता की शुरुआत के रूप में मान्यता प्राप्त है। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, स्वर्ण जो है वो मुख्यतः किस चीज़ से संबंधित होता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से, यानी सभी कीमती धातु में सोना मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है क्योंकि इसका प्रयोग निवेश के रूप में किया जाता है। मानव इतिहास में सोना हमेशा पैसे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और सोना आर्थिक क्षेत्र या देशों के विशिष्ट मृदा समक्ष के लिए एक सापेक्ष मानक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार में स्थिति को दर्शाता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है, तो वो दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता, यानी कि द्विपक्षीय अधिकार वह स्थिति है जिसमें श्रम की मांग करने वाली एक फर्म होती है और यह तथा श्रम की पूर्ति केवल एक श्रम संघ द्वारा की जाती है। इस स्थिति में श्रम संघ मजदूरी की अधिक से अधिक दर प्राप्त करना चाहेंगे तथा मालिक कम से कम मजदूरी देना चाहेंगे। द्विपक्षीय एक अधिकार में अंतिम परिणाम सैद्धांतिक रूप से अनिर्धारणीय होता है। अगला है कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है। यानी कौन सा अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह कि किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित न्यायिक प्रणाली होती है, तो ये जेपी से, यानी कि एक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के समान शर्त के रूप में पूर्ण रोजगार अर्थशास्त्री की धारणा से के बाजार सिद्धांत पर आधारित है और इसी नियम सिद्धांत के आधार पर अर्थशास्त्री ने यह कहा कि समान से अधिक उत्पादन और इसीलिए समान बेरोजगारी असंभव थे। से के सिद्धांत के अनुसार आपूर्ति अपनी मांग खुद पैदा करता है। अगला है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो ये कैबिनेट मिशन, यानी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। भारत की आज़ादी के सवाल का हल निकालने के लिए एक ब्रिटिश कैबिनेट के 3 मंत्री भारत भेजे गए जिस दल को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है और कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया। अगला है राज का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। एक अनिवार्य तत्व निम्न में से तो ये सभी हैं, यानी कि प्रभुसत्ता, शासन और राज क्षेत्र, ये सभी क्या हैं, राज का एक अनिवार्य तत्व हैं। यानी कि जब हम राज्य को एक विशेष प्रकार से सामाजिक संगठन मानते हैं तब उसके मूल तत्व का विवरण जरूरी हो जाता है जो अन्य मानव समुदाय की तुलना में राज्य की अलग पहचान बनाते हैं और इसके अनुसार यह तत्व जनसंख्या, भूमि भाग, सरकार और प्रभुसत्ता जो है सारे जो है वो राज्य के अनिवार्य तत्व हो जाते हैं। 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया, तो 44वें संशोधन के अंतर्गत जो विधिक अधिकार बन गया वो है संपत्ति का अधिकार। यानी कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें भाग में अध्याय 4 जोड़कर संपत्ति अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया और इसको कहा गया कि विधि के प्राधिकार के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इस प्रकार संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से अलग होकर देश के समान कानून बन गया। अगला है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा, तो जो संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा वो 44वें, यानी कि
44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भारतीय संविधान में से संपत्ति के अधिकार को निकालकर 12वें भाग में अध्याय 4 को जोड़कर इस अधिकार को अनुच्छेद 300 के अंतर्गत रखा गया। अगला है, किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। यानी इस शब्द को सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है किसने कहा था, तो ये जो है वो मो का गांधी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि बारूक स्पिनोजा की तर्ज पर महात्मा गांधी ने भगवान को अंतिम वास्तविकता के रूप में परम सत्य माना और गांधी के अनुसार भगवान और नैतिकता परम सत्य है। अगला है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई वो है उरोन, ठीक है, उराओन। यानी कि ताना भगत और ओराव जनजाति की एक शाखा है और जतरा भगत के नेतृत्व के ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में हुई और यह आंदोलन कृषि, अर्थव्यवस्था, जनजातीय संस्कृति और संरक्षित असमानता के साथ संबंधित है। अगला है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो नौजवान भारत सभा जो है वो सरदार भगत सिंह ने की थी। भगत सिंह ने 1926 से ही वास्तविक प्रजातंत्र यानी समाजवादी प्रजातंत्र की ओर अपने कदम बढ़ा दिया था। इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने साथी भगवती चरण वोहरा के सहयोग से नौजवान भारत सभा की स्थापना की। अगला है, 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रीसीज किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो वो किसके द्वारा जो था वो आरंभ किया गया था, तो आरंभ किया गया था ड्यूक ऑफ कैनॉट, ठीक है, ड्यूक ऑफ कैनॉट। यानी कि 8 फरवरी 1921 को यह एक शाही घोषणा द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई और दिल्ली के लाल किले के दीवान ए आम में आयोजित उद्घाटन समारोह का शुभ आरंभ ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा किया गया था। अगला है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। यानी बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं तीर्थन, यानी तीर्थन। बौद्ध धर्म में बुद्ध, संघ और धर्म 3 रत्न यानी तीर्थ माने जाते हैं और बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध के स्वरूप पर चित्त को केंद्रित करने से मनुष्य के मन में स्थिरता आती है और संघ के प्रभाव से साधक और विश्वास और उत्साह का उदय होता है और धर्म के सेवन से उसके आत्मिक बल में वृद्धि होती है। अगला है, लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं। यानी लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, तो ये जो है वो समुद्रगुप्त को कहते हैं। यानी कि लिच्छवी दोहित्र शब्द का अर्थ लिच्छवी की बेटी का बेटा, यानी समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रसिद्ध के अनुसार उन्हें लिच्छवी दोहित्र के नाम से जाना जाता था। उनके पिता चंद्रगुप्त ने लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। अगला है, किस पर्वतीय स्थल से को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। यानी किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये पंचमढ़ी, यानी कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से भी जाना जाता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है। यानी कि जो इसे जोड़ता है वो है NH2, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 2, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का मार्ग इस प्रकार है, दिल्ली, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, मोहनिया, बरही, पलसित और बैद्यूपट्टी, बारा, कोलकाता, ठीक है। इन सभी को इस रास्ते से NH2 जोड़ता है। अगला है, वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। तो जो अधिक कुशलता से किया जाता है वो इजराइल करता है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि ड्रिप सिंचाई को प्रचलित करने के लिए श्रेय इजराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को दिया जाता है और इजराइल ने ड्रिप सिंचाई के प्रभावी से कुशल पूर्वक रूप से अपना कर अस्थायी और विश्वसनीय कृषि उत्पादन प्राप्त किया है। अगला है, निम्न में से कौन सी एक संकटपन जाति है। तो जो संकटपन जाति है वो है भराल। यानी कि
2012 की लाल सूची के अनुसार गंगा नदी के डॉल्फिन भारत में गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक है और भारत में लुप्तप्राय प्रजातियों में जंगली जानवर, जलीय जानवर और कीड़ों को दुर्लभ किस्में शामिल है। ठीक है, इसलिए इसे भड़लाल जो है वो संकट बन जाती है। अगला है, निम्न मानव निर्मित विपदाओं में से कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है? तो जो सामाजिक रूप से प्रेरित है वो है गृहदाह। यानी मैं आपको बता दूं कि मलबा स्खलन, ठीक है, मलबा स्खलन, खड़े जल का अंतर्वृद्ध और ओजोन निषेचन प्रकृति का विपदा है और गृहदाह या आगजनी सामाजिक रूप से प्रेरित मानव निर्मित विपदा है और आगजनी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से इमारतें, जंगली भूमि क्षेत्रों, वाहनों या अन्य संपत्ति को आग लगाने का अपराध है। अगला है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं। तो जो प्रतिबिंबित होते हैं वो है आयन मंडल पर, यानी पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे आयन मंडल के परिवर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौट आती है और इस मंडल का महत्व सबसे अधिक रेडियो तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रसारण में है। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है? यानी निम्न में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो जो सार्क का सदस्य नहीं है वो है थाईलैंड। यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इसे 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। ठीक है, और थाईलैंड जो है वो सार्क का सदस्य नहीं बना था। अगला सूची 1 के सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड को उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। यानी ये हमारा सूची 1 है और ये सूची 2 है। मतलब आहार, कैथा, सोलदा और मालवा, और दूसरी सूची में ताप्ती, नर्मदा और काली सिंध और बनास। ये जो है इसमें जो सही है उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर जो है आहार जो होगा बनास। ठीक है, आहार जो है वो बनास, कैथा जो है काली सिंधु। ठीक है, कैथा जो है वो काली सिंध। ठीक है, काली सिंध यानी A का 4। ठीक है, A का 4, B का 3। ठीक है, B का 3। सोलदा जो है तो सोलदा है ताप्ती यानी कि C के 1। ठीक है, और मलवा जो है वो है नर्मदा, यानी कि इसका सही मिलान होगा A का 4, B का 3, C का 1 और D का 2। ठीक है, अगला है, यूनेस्को का मुख्यालय यहाँ, यानी यूनेस्को का मुख्यालय वो कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्यालय जो है इसका मुख्यालय जो है वो है पेरिस में। यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है और 4 नवंबर 1946 को स्थापित यह बौद्धिक सहयोग पर लीग ऑफ नेशन कमेटी की अंतर्राष्ट्रीय समिति के उत्तराधिकारी है। ठीक है, और इसका घोषित उद्देश्य शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सुधारों के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर शांति, विश्व और सुरक्षा का योगदान देना है। अगला है, प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। यानी सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रूथ, आर्य समाज के संस्थापक एवं एक प्रसिद्ध धर्म एवं समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में मूल रूप से हिंदी में लिखित यह एक पुस्तक है और इस किताब का अब 20 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है? तो यह शामिल है आनंद मठ। यानी कि राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम वो जो है आनंद मठ से में उपन्यास में शामिल है और ये 1882 में लिखित बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ की एक कविता है और यह मातृभूमि के लिए एक भजन है। इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा एक राजनैतिक संदर्भ में गाया गया था। ठीक है, और मैं उम्मीद करती हूँ मैं जो भी आप लोगों को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है, निम्न में से कौन सा भारत
का राष्ट्रीय पक्षी है? तो हम सबको पता है, बचपन से पता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। यानी कि मैं बता दूं आपको कि भारतीय मोर यानी पावे क्रिस्टेटस भारत का एक राष्ट्रीय पक्षी है और मोर भारत के उपमहाद्वीप का एक स्थानीय पक्षी है। मोर में चमकीले विविध रंग एकता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संदर्भ भारतीय संस्कृति में, और यह 1 फरवरी 1963 को भारत के राष्ट्रीय पक्षी में घोषित किया गया था। अगला है, भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं? यानी भारत का चावल भंडार जो है वो किस राज्य को कहते हैं? तो आंध्र प्रदेश को कहते हैं। यानी आंध्र प्रदेश को ऐतिहासिक रूप से चावल का कटोरा कहा जाता है और हालांकि छत्तीसगढ़ के लिए भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। चावल राज्य की प्रमुख खाद्य फसल और मुख्य भोजन है। आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिला आंध्र प्रदेश के चावल का कटोरा के रूप में माना जाता है और यह प्रदेश, ठीक है, उपजाऊ गोदावरी कृष्णा डेल्टा के प्रति वर्ष चावल की 2 फसलें उगता है। अगला है सदक आश्रम कहाँ स्थित है? यानी सदाकत आश्रम जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैं आपको बताती हूँ कि वो पटना में स्थित है। पटना की पश्चिमी सीमा पर उत्तरी मंदिर के पास बास घाट में सदाकत आश्रम स्थित है, जो बिहार प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रधान कार्यालय, और इस आश्रम की स्थापना सुप्रसिद्ध राष्ट्रवादी मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के समय में की थी और यहाँ बिहार विद्यापीठ का भी गठन हुआ। अवकाश प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यह निवास ग्रहण किया था। अगला है, कौन सा बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? यानी कौन सा बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है? तो जो पत्थर से तरासे शिल्प नहीं वो है नागार्जुन कोंडा। यानी पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला वाले प्रमुख बौद्ध स्थलों में से कुछ है अजंता, काल, नासिक, भाजा और कन्हेरी, स्तूप, चैत्य और बिहार। इन स्थलों की स्थापत्य कला की परिभाषित विशेषताएं हैं और बौद्ध मंदिरों और मठों से अधिकांश 100 ईसा पूर्व और 170 ईस्वी के बीच के है और बाद में पत्थरों को काटकर बनाई गई स्थापत्य कला और अधिक परिष्कृत हो गई, जैसा कि एलोरा गुफाओं के संदर्भ में देखने को मिलता है। अगला है, भारत की संसद में होते हैं। यानी भारत है की संसद में होते हैं, तो भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। अगला है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यानी कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे। अगला है, फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1939 में। यानी भारतीय संविधान, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक को 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था और पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र पार्टी के रूप में पुनः स्थापित हुई। इसका मुख्य गठ पश्चिम बंगाल में है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? यानी हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 जो है वो किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो कानून के समक्ष समानता। यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति के विधि के समक्ष समता या समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। निम्न में से कौन सी एक याचिका नहीं है? यानी राइट, ठीक है, निम्न में से कौन सी एक याचिका यानी राइट नहीं है? तो वो नहीं है फटकार। अगला है, किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? यानी हर्षवर्धन जो है हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय। यानी कि चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने 638 ईस्वी में नर्मदा नदी के तट पर हर्ष की सेना को पराजित किया और यह हार उसके राज्य के दक्षिण सीमा के रूप में नर्मदा नदी को हर्ष द्वारा स्वीकारने के साथ 2 राजाओं के बीच एक संघर्ष विराम लेकर आई। अगला है, बिहार राज्य में मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया।
तो जो उल्लेखनीय योगदान दिया वो है मंडन मिश्र। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है वो लगभग है 121 करोड़। 121 करोड़, यानी कि भारत की वर्ष 2011 की जो जनगणना के अंतिम आंकड़े गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने 30 अप्रैल 2013 को जारी किए और इन आंकड़े में भारत की कुल जनगणना 121 करोड़ 7,26,932 करोड़ बताई गई और 31 मार्च 2011 को जारी किए गए अंतिम आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च 2011 में देश की कुल जनसंख्या 121 करोड़ आकलित की गई थी। अगला है हीराकुंड का संबंध इससे है, तो हीराकुंड का संबंध वो किससे है? तो इसका संबंध जो है वो महानदी से है। यानी हीराकुद बांध ओडिशा के संबलपुर के पास महानदी पार बनाया गया और यह भारत की आज़ादी के बाद शुरू हुई पहली बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है और यह 1953 में पूरा हुआ और 13 जनवरी 1957 को औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया और 1957 में परियोजना की कुल लागत 1,02,000 मिलियन थी। ठीक है, बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? यानी बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं भोपाल प्रसाद शास्त्री। यानी बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोपाल प्रसाद शास्त्री थे और इनका कार्यकाल 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो जो वैधानिक अधिकार वो है बिहार। यानी कि बिहार राज्य को सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया। अगला है निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो नीलम संजीव रेड्डी। यानी 1977 में नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया और यह विपक्षी कांग्रेस पार्टी समेत सभी राजनीतिक दलों द्वारा सर्वसम्मति से समर्थित होने के बाद इस तरह निर्वाचित होने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे और 1977 के राष्ट्रपति चुनाव फखरुद्दीन अली अहमद के कार्यकाल के दौरान निधन हो जाने के कारण आवश्यक हो गया था। अगला है टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल पे प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती है? तो कैसी होती है मैं आपको बता दूं कि वो जो है अवरक्त होती है। यानी कि टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंगें अवरक्त किरणें होती हैं। अगला है स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो मेथिल अल्कोहल और HO2 का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में मेथिल अल्कोहल एवं HO2 का प्रयोग किया जाता है। अगला है हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? यानी हाइड्रोलिक प्रेस में जो है वो किसका उपयोग होता है? तो होता है पास्कल नियम। यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग होता है और पास्कल के नियम के अनुसार द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। वीमा यानी MLT के पर -2 किसके अनुरूप है? तो ये किसके अनुरूप? वो है बल के अनुरूप। अगला सवाल है क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? तो मुक्त ऊर्जा में कमी। यानी कि किसी प्रणाली के एंट्रॉपी की गणना और माप के संबंध उष्ण प्रवैगिकी के क्षेत्र से होता है और एंट्रॉपी और तापीय धारित संयुक्त रूप से एक नई मात्रा का निर्माण करते हैं जिसे मुक्त ऊर्जा कहते हैं और स्थिर तापमान और दबाव की स्थिति में मुक्त ऊर्जा सहज परिवर्तन की दिशा को निर्धारित करता है और सभी सहज प्रक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा के क्षेत्र में नकारात्मक बदलाव भी शामिल हो जाते हैं। तो इसलिए मुक्त ऊर्जा में जो है वो घटित होने पर सहज परिवर्तन में मुक्त ऊर्जा की कमी होने लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? यानी निम्नलिखित में से कौन
सा गैर चुंबकीय पदार्थ है, तो मैं आपको बता दूं कि वो है तांबा। यानी कि चुंबक द्वारा जो पदार्थ आकर्षित नहीं होता है वो पदार्थ गैर चुंबकीय पदार्थ कहलाता है। और इसमें तांबा, गैस, एल्युमिनियम एवं प्लास्टिक शामिल है। और शुद्ध तांबा मतलब प्रतिचुंबकीय होता है, अर्थात इसका कोई अयुक्ल इलेक्ट्रॉन नहीं होता और इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ बहुत कम प्रभाव डलता है। और अधिकांश गैर चुंबकीय पदार्थ जैसे जल, प्लास्टिक, लकड़ी आदि ये जो है वो प्रतिचुंबकीय है। अगला है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं। तो हम लोग अक्सर देखें कि जब कोई गाड़ी जो है वो बहुत तेज़ी से चलती है, बहुत स्पीड में चलती है और अचानक से जब वो रुकती है तो जो उस गाड़ी में बैठे हुए लोग होते हैं जो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो वो क्यों झुक जाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो गति के जड़त्व के कारण झुक जाते हैं। यानी जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो गति का जड़त्व सिद्धांत के अनुसार यात्री आगे की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अगला है K4 NiCN4 के निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0 है। इसका जो है ऑक्सीकरण संख्या 0 है। लोहे में जंग लगना क्या है, यानी लोहे में जो जंग लग जाता है वो क्या है। तो लोहे में जंग लगना विद्युत रसायन परिवर्तन है। यानी जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में आ जाता है, वायु यानी नमी, यानी कि जब वो जो नमी होती है उसके संपर्क में जब लोहा आ जाता है तो भूरे रंग के परत का निर्माण हो जाता है। भूरे रंग का जो हम लोग देखते हैं कि जब लोहा में जंग लगता है तो भूरे रंग का परत का निर्माण होता है और जंग लगना कहते हैं। लोहे में जंग लगना विद्युत रसायन परिवर्तन के कारण हो जाता है। अगला है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो A, B तथा Y का विविकरण। अगला है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। तो कभी यह सल्फर या अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, ठीक है। यानी कि क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ मधुर हो जाता है। अगला है, जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किस पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग किया जाता है, जैसे यहाँ पर 3 ऑप्शन, निहाई, पलवरना और छटाई, ठीक है। नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुने तो केवल 2, यानी कि पलवरना यानी मल्चंग, ये जो है वो पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आणविक कक्षा का अभिन्यास किस नियंत्रित होता है। तो ये जो है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या। अगला है, मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है, यानी मिथाइलेटेड स्पिरिट जो है वो क्या है, एक मिश्रण है। तो कैसे है, तो है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का। यानी मैं आपको बता दूं कि विकृत अल्कोहल को मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं और इथाइल अल्कोहल 95% और मिथाइल अल्कोहल 5% का मिश्रण है। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है और सस्ते पीने योग्य अल्कोहल के रूप में मिथाइलेट स्पिरिट का प्रयोग होने के रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला है, पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है। तो जो अणु होता है वो है क्लोरोफिल। यानी कि हीमोग्लोबिन सभी कोशिकाओं जीवों में की लाल रक्त कोशिकाओं में लौह युक्त ऑक्सीजन परिवहन करने वाला प्रोटीन होता है और उसी प्रकार का कार्य साइटोक्रोम द्वारा पौधे में किया जाता है। अगला है शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो लिपिड में क्या होता है, वो होता है उच्च अनुपात से अंतृप्त वसा अम्ल। यानी कि शीत संवेदी पादपों में झिल्ली लिपिड में संतृप्त और असंतृप्त फैटी एसिड 1:2 के अनुपात में पाए जाते हैं। जब शीत संवेदी पादप के निम्न तापमान का सामना करना होता है तब उनके असंतृप्त फैटी एसिड का अनुपात और भी बढ़ जाता है, जिसमें क्रिटिकल तापमान में की कमी हो जाती है। अगला सवाल है, करक्यूमिक किसे पृथक किया जाता है, किससे पृथक किया जाता है। तो ये जो है वो हल्दी से किया जाता है।
अगला है जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग समन कहते हैं। यानी कि समन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे अवशोषित प्रकाश ऊर्जा का अपव्यय होता है और जो फोटोकेमिस्ट्री में हिस्सा नहीं लेता है, और इस प्रक्रिया को क्लोरोफिल का समन कहते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। पौधे किसकी अधिकता के कारण जो मुरझाने लगते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि वो वाष्पोत्सर्जन, यानी कि जब किसी पौधे में वाष्पोत्सर्जन का बढ़ाव होने लगता है, अधिकता होने लगती है, तो हमारे पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझाने लगते हैं, यानी सूखने लगते हैं। ठीक है। अगला है जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है। तो इसका जो है वो पोटसॉल के लिए किया जाता है। यानी मैं आपको बता दूं कि जिप्सम कैल्शियम सल्फेट होता है जो कि अधिकतर सिंचित मृदाओं और साधारणीयता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यदि लापरवाही नहीं बरती जाए तो समय के साथ सिंचित भूमि के लवण की मात्रा बढ़ने लगती है। इसी प्रकार मिट्टियों की खेती में योग्य बनने हेतु जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो ये पौधों में पाई जाती है। यानी कि सेलुलोज हरे पौधे और कई शैवाल के रूप में प्राथमिक दीवार की एक महत्वपूर्ण संरचनात्मक घटक होता है और एक ग्लूकोज इकाइयों से बना एक जटिल कार्बोहाइड्रेट यानी C6H10O5N है। ठीक है। अगला है पल्सर होते हैं। तो पल्सर क्या होते हैं, तो पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे होते हैं। यानी मैं आपको बता दूं कि पल्सर तेजी से घूमने वाले तारे हैं और यह एक उच्च चुंबकीय घूर्ण करने वाला न्यूट्रॉन तारा है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण उत्सर्जित करता है। तेजी से घूमने के कारण इसका नाम पल्सर पड़ गया। ठीक है। विषुवत रेखा है, यानी विषुवत रेखा है वो है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। यानी कि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच जो पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है। अगला है चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। यानी चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी तो वो है लूना तृतीय ने। यानी 4 अक्टूबर 1959 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित लूना 3 पहला अंतरिक्षीय यान था जिसने चंद्रमा के उस पृष्ठ क्षेत्र का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। HTML में टैग किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों में बने होते हैं। तो ये जो बने होते हैं वो होते हैं कोणीय कोष्ठक। ठीक है। कोणीय कोष्ठक यानी HTML जिसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है और वेब पेजों का निर्माण के लिए प्रमुख मार्कअप भाषा है जिसे वेब पेज सामग्री के भीतर, ठीक है, वेब पेज सामग्री के भीतर कोणीय कोष्ठकों से घिरे टैग्स युक्त HTML तत्व के रूप में लिखा जाता है। और मैं वीडियो के बीच में बोलना चाहती हूँ कि आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी ऐसा लगे कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ब्रैकेट 24 प्लस ब्रैकेट 216 बटा ब्रैकेट 96 का मान क्या है। यानी इसका हमें क्या मान ज्ञात करना है। तो इसे हम लोग व्यंजक के तरह मान को इसका मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, पहले तो हम लोग इस प्रश्न को ही लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे इक्वल टू 2 ब्रैकेट 6 प्लस 6 ब्रैकेट 6, ठीक है, 6 ब्रैकेट 6 बटा 4 ब्रैकेट 6। इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। टोटल को जो हम लोग प्लस माइनस गुना भागा जो करेंगे तो आ जाएगा 8 ब्रैकेट 6। मैं इसको अच्छे से ही बता देती हूँ, ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे कि इक्वल टू 8 ब्रैकेट 6 बटा 4 ब्रैकेट 6 इक्वल टू 2, ठीक है। 2 आ गया इसका आंसर, यानी इसका जो मान होगा वो 2 होगा। अगला है ब्रैकेट 4 का क्यूब प्लस 15 का स्क्वायर का क्यूब का मान क्या है, ठीक है। यानी इसका भी हम लोग क्या करेंगे, व्यंजक के तरह इसका भी मान ज्ञात करेंगे।
ठीक है। तो ये क्या है, 4 का क्यूब, ठीक है। 4 का क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 64, ठीक है। और 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो क्यूब करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल को प्लस करने के बाद इसका क्यूब कर देंगे। तो पहले हम लोग प्लस करेंगे, 64 प्लस 225, तो कितना आ गया हमारा टोटल 289 का क्यूब, ठीक है। 289 का क्यूब, तो यानी कि 17 का क्यूब कर देंगे, ठीक है। 17 का क्यूब, तो 17 का क्यूब इक्वल टू 4913, ठीक है। तो इसका मान हो गया 4913। एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा पंप 10 घंटे में। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी भर जाएगा। यानी दोनों, हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कि दोनों पंपों द्वारा 1 घंटे में टंकी भरा गया भाग, ठीक है। क्या दोनों पंपों द्वारा, ठीक है, दोनों पंपों द्वारा इस तरह से हम लोग लिख देंगे 1 घंटे में पानी 1 घंटे में टंकी भरा गया, तो इक्वल टू 1/8 प्लस 1/10 इक्वल टू 5 प्लस 4/40, ठीक है। तो 9/40, ठीक है, 9/40। तो अब यहाँ पर, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे कि चूँकि 4 घंटे में, ठीक है, चूँकि 4 घंटे में, ठीक है, 4 घंटे में भरा गया भाग इक्वल टू 4 गुना 9/40, ठीक है। तो 4 गुना 9/40 इक्वल टू 9/10, ठीक है। यानी 4 गुना 9 किए तो 9 का टेबल 4 बार 36/40, ठीक है, 36/40, ठीक है। तो क्या आ गया 9/10, इस तरह से 9/10 आ गया हमारा। अब आगे हम लोग जो इसका सही आंसर आ जाएगा वो 9/10, ठीक है। यानी कि टंकी कितना भाग पानी से भर जाएगा, तो 9/10 भाग पानी से भर जाएगा। एक ठेकेदार ने एक काम को 92 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया और 110 आदमी नियुक्त किए। 48 दिन के बाद उसने देखा कि 3/5 काम हो चुका है। वह कितने आदमियों को हटा सकता है कि अब काम समय पर पूरा हो जाए। तो अब ये जो है वो कितने आदमियों को हटा दे कि उसका काम पूरा हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, एम 1 और D1 इस तरह से इसको लिख देंगे, यानी कि आदमियों का, ठीक है ना। और W1 यानी कि काम, ठीक है, इस तरह से इक्वल टू M2 और D2, ठीक है। तो W2 इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब लिख देंगे इक्वल टू 110 गुना 48 बटा 3/5, ठीक है, इक्वल टू M2 गुना, ठीक है, M2 गुना 44 बटा 2/5, इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे कि M2 गुना 44 गुना 3, ठीक है, इक्वल टू 110 गुना 48 गुना 2, ठीक है। अब टोटल को गुना कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे कि M2 इक्वल टू 110, ठीक है, 110 गुना 48 गुना 2 बटा 44 गुना 3, ठीक है, 44 गुना 3। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और मैं बार बार मिटा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जगह कम है, इसकी वजह से मैं मिटा रही हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो टोटल जैसा कि मैं अभी आपको बताई कि M2 इक्वल टू 110 गुना 48 गुना 2, ठीक है, 110 गुना 48 गुना 2, ठीक है, 48 गुना 2। तो टोटल क्या आ गया हमारा, टोटल आ गया 10,560, ठीक है। अब नीचे में हम लोग को क्या करना है, 44 गुना 3 यानी कि बटा 132। अब 132 हम लोग क्या करेंगे, 10,560 को, ठीक है, 10,560 को 132 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ गया 80, यानी, ठीक है, 80 आ गया। अब हटाए गए व्यक्ति, ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हटाए, यहाँ पर पूछ रहा है कि कितने व्यक्ति को हटा सकता है। तो हम लोग लिखेंगे कि चूंकि हटाए गए व्यक्ति इक्वल टू 110 माइनस 80, ठीक है, 110 माइनस 80 कर देंगे तो हमारा क्या हो गया 30, यानी कि 30 व्यक्ति को हटा सकता है तो उसका काम पूरा हो जाएगा समय पर।
एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई 35 (3 मीटर है। घनाकार कमरे के भीतर समा सकने वाले सबसे बड़े गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, यानी इसका मान जो है पाई का मान में होगा 22/7, यानी पाई इक्वल टू 22/7 के मान में हमें इसे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि घनाकार कमरे का विकर्ण, ठीक है, घनाकार कमरे का विकर्ण इक्वल टू 35/3, ठीक है, 35/3 इस तरह से लिख दिया हम लोग। मीटर है, चूंकि 3 गुना हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ब्रैकेट 3 गुना भुजा, ठीक है, भुजा इक्वल टू 35/3, ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे मीटर। तो भुजा इक्वल टू क्या हो गया हमारा, भुजा इक्वल टू 35 मीटर, ठीक है, भुजा इक्वल टू 35 मीटर। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब आप लोग इसको नोट भी करते जाइएगा ताकि आप लोगों को अगर इससे जुड़े सवाल आगे बनाने के लिए मिले तो आप लोग आसानी से इसे बना सकते हैं। अब गोलक का व्यास इक्वल टू 35 मीटर, ठीक है, क्या गोलक का, आप लोग इसके लिखते जाइएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। गोलक का व्यास इक्वल टू 35 मीटर। गोलक का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या लिखेंगे, गोलक के पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 4πr², ठीक है, 4πr², यानी हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 4 गुना, ठीक है, 4 गुना 22/7 गुना 35 गुना 35/4, यानी टोटल जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 3850 वर्ग मीटर। 3850 यानी टोटल को गुना भागा कर देंगे तो 3850 हमारा आ जाएगा इसका पृष्ठ वर्ग मीटर, ठीक है। एक किसी वृत्तीय का व्यास 8% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, यानी क्षेत्रफल में टोटल कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हम लोग लिखेंगे कि वृत्त व्यास में क्षेत्रफल में वृद्धि इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 8 + 8, ठीक है, प्लस 8 गुना 8/100, ठीक है। अब 8 + 8, ठीक है, तो 16 + 8 गुना 8, 8 गुना 8 मतलब 64/100, ठीक है। तो टोटल हमारा क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर हम लोग 16 + 64 कर देंगे बटा 100, ठीक है, तो 16 64/100 यहाँ पर कर देंगे, टोटल हमारा आ जाएगा 16.64% वृद्धि होगी, ठीक है। अगला है खुदरा व्यापारी को माल बेचते समय एक कंपनी अपने उत्पादों से अंकित मूल्य पर 30% छूट देती है। यदि खुदरा व्यापारी उन उत्पादों का अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ क्या होगा, यानी उसका लाभ क्या होगा। तो यहाँ पर यदि माल का अंकित मूल्य क्या, मान लीजिए यहाँ पर यदि माल का अंकित मूल्य इक्वल टू 100 रुपये हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू 70 रुपये, ठीक है, क्रय मूल्य इक्वल टू 70 रुपये। मैं थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को पूरा वर्ड्स नहीं लिख रही हूँ क्योंकि जगह कम है, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ और आप लोग समझिएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बताइए, यदि माल का अंकित मूल्य इक्वल टू 100 रुपये हो तो क्रय मूल्य इक्वल टू 70 रुपये, तो विक्रय मूल्य, ठीक है, क्या विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो अब लाभ प्रतिशत में हमें ज्ञात करना है, तो हम लोग क्या करेंगे 30 गुना, ठीक, 30/70 गुना 100 कर देंगे, यानी 300/70, ठीक है, 300/70, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। 300/70 यहाँ पर हम लोग क्या लिखे 30/70 गुना 100, ठीक है, तो यहाँ से वाला कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर बच गया 30 गुना 10 यानी कि 300/7, ठीक है, 300/7, तो 300/7 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 42 1/7%, ठीक है। अगला है एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य है, तो उसका अंकित मूल्य हमें, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यदि अंकित मूल्य इक्वल टू x रुपये, लिखेंगे कि अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य इक्वल टू x रुपये, x रुपये हो तो हम लोग लिखेंगे x गुना 70 बटा, ठीक है, 70/100,
ठीक है, गुना 85/100, ठीक है। 85 इक्वल टू 476, ठीक है, 476। अब हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 476, ठीक है। x इक्वल टू 476 गुना 100 गुना 100, ठीक है, बटा कर देंगे 70 गुना 85, ठीक है, 70 गुना 85। इन टोटल हमारा क्या आ जाएगा 800 रुपये, ठीक है, 800 रुपये उसका अंकित मूल्य हो गया। एक टीवी पर 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है यदि टीवी का अंकित मूल्य 2640 रुपये हो तो टीवी का क्रय मूल्य था, ठीक है। तो टीवी का क्रय मूल्य, तो जैसे कि मैं आपको पिछले जो इसके पहले वाला जो मैं सवाल आप लोगों को बताई हूँ उसी तरह से ये भी बनेगा। तो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप लोग एक बार खुद से भी सॉल्व करके देखिएगा ताकि आप लोगों को भी ये पता चले कि आप लोग मेरा पढ़ाई हुआ कितना समझ पा रहे हैं और कितना नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आप लोग सही सॉल्व करते हैं तो एक बार कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसको सही सॉल्व किए हैं या नहीं। तो इसका जो आएगा अंकित क्रय मूल्य वो हो जाएगा 2280 रुपये, ठीक है। अगला है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समाप्रवर्तक 4 है तो उनका लघुत्तम समापर्त क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसे इस तरह से लिखेंगे कि संख्या इक्वल टू 3 गुना 4, ठीक है। क्या लिखेंगे, संख्या इक्वल टू 3 गुना 4, ठीक है, 3 गुना 4। अब 3 गुना 4 यानी कि 12, 3 चौके 12, तो 12 इक्वल टू 4 गुना 4 यानी कि 16, ठीक है, एवं 4 गुना 4 इक्वल टू 16, ठीक है। तो 12 और 12 एवं 16 का जो हमारा लघुत्तम निकलेगा वो हो जाएगा 48, यानी 12 और एवं 16 का जो लघुत्तम निकलेगा वो हो जाएगा 48, ठीक है। आप लोगों को तो लघुत्तम निकालने आता होगा तो आप लोग इसका निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि 48 कैसे आ गया। अगला है एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चलाई गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चलाई गई दूरियों का अनुपात होगा, ठीक है, दूरियों का अनुपात होगा। तो यहाँ पर पहले दिन तय की गई दूरी इक्वल टू क्या लिखेंगे, पहले दिन, ठीक है, पहले दिन तय की गई दूरी इक्वल टू, ठीक है, पहले दिन तय की गई दूरी इक्वल टू 4/5 गुना 70, ठीक है। तो क्या गया 56 किलोमीटर, ठीक है, 56 किलोमीटर। अब इसका अनुपात, अब अवशिष्ट अनुपात 42:56, ठीक है। अब यहाँ पर 42 किलोमीटर है तो अवशिष्ट अनुपात इक्वल अनुपात 42:56, ठीक है, 42:56। तो 42:56 क्या हो जाएगा, इसका अनुपात कर देंगे तो 3:4, ठीक है, 3:4 इसका हो जाएगा। अगला है यदि ए का 5.5 और बी का 0.65 हो तो ए अनुपात बी का क्या होगा, ठीक है, यानी ए अनुपात बी का हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि ए गुना, ठीक है, ए गुना 5.5, ठीक है, इक्वल टू बी गुना 0.65, ठीक है, 0.65। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ए बटा बी, ठीक है, ए बटा बी इक्वल टू 0.65 बटा 5.5, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ रहे होंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 65/550, ठीक है, 65/550 एंड इक्वल टू 13/110, ठीक है, क्या 13/110 यानी कि इसका अनुपात होगा 13:110। 42 लड़कों की एक कक्षा में 10 वर्ष की आयु का एक लड़का चला जाता है और उसके स्थान पर एक नए लड़के का प्रवेश दिया जाता है। यदि इस परिवर्तन के कारण उस कक्षा में लड़कों के औसत आयु 2 महीने बढ़ जाए तो नए लड़के की आयु है, यानी नए लड़के की आयु पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग एकदम सीधा से लिख सकते हैं कि नए लड़के के आयु इक्वल टू क्या, नए लड़के की आयु इक्वल टू 10 प्लस, ठीक है, 10 प्लस 2 गुना 42, ठीक है, 2 गुना 42/12, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू 10 प्लस 2 गुना 42 किए तो 2 गुना 42 करने पर जो हमारा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 2 गुना 42 यानी कि 84/12, ठीक है। अब क्या हो गया 10 प्लस 84 कर देंगे तो 94/12, ठीक है।
अब क्या हम लोग कर देंगे, 94 को 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब टोटल इस तरह से हमारा करने के बाद जो आ जाएगा वो आ जाएगा 17 वर्ष। ठीक है, अगला है 10 मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया तो सही औसत होता है। ठीक है, सही औसत होता है। तो यहाँ पर 10 मदों का औसत 80 है और 50 की जगह 60 गिन लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि सही औसत इक्वल टू क्या, यहाँ पर जो है सही औसत इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो 80 गुना, ठीक है, सही औसत इक्वल टू 80 गुना 10 माइनस 60 गुना 60 प्लस 50। ठीक है, 60 प्लस 50, ठीक है, बटा 10 कर देंगे। ठीक है, तो 80 गुना 10 किए तो 800। ठीक है, 800 माइनस 10 बटा 10, 800 में से 10 को माइनस कर दिए तो 790 बटा 10, तो क्या आ गया, आ गया हमारा 79। ठीक है, ये हो गया इसकी सही औसत 79। अगला है, एक आदमी ने एक घोड़ा और एक वाहन 40,000 में खरीदे। उसने घोड़ा 10% के लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% की हानि पर। कुल सौदे में उसे 1% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य था, यानी यहाँ पर हमें घोड़े का जो है वो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि यदि घोड़े का क्रय मूल्य, ठीक है, यदि घोड़े का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये, ठीक है, घोड़े का क्रय मूल्य इक्वल टू 100 रुपये हो तो विक्रय मूल्य क्या है 40,000। तो हम लोग क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य इक्वल टू 40,000 माइनस जो है क्रय मूल्य x है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इक्वल टू 110, ठीक है, गुना x, 110 गुना x बटा 100 प्लस, ठीक है, 40,000 माइनस x, 40,000 माइनस x बटा 100 गुना 95। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए। इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 40, यहाँ पर लिख सकते हैं 40, मैं यहाँ पर अच्छे से ही बता देती हूँ, जगह थोड़ा कम है इसलिए मैं मिटा रही हूँ, पर आप लोग जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोग इसे नोट भी करते जाइएगा, जो मैं बोल रही हूँ उस शब्द को भी और इसे भी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 40,000 गुना 101, ठीक है, बटा 100। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वल टू 110 x प्लस 3,80,000। ठीक है, 3,80,000। ठीक है, माइनस 95x। ठीक है, माइनस 95x इक्वल टू 40,40,40,000, 40,40,000। ठीक है, यहाँ पर हो गया इक्वल टू 40,40,000। ठीक है, यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए। अब हम लोग आगे लिखेंगे, कि 15x, ठीक है, 15x इक्वल टू 40,40,000, ठीक है, माइनस 3,80,000। ठीक है, इक्वल टू 15x इक्वल टू 2,40,000, 2,40,000। यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 2,40,000 बटा 15। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा टोटल 16,000। ठीक है, ये हो गया इसका 16,000। 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसे लाभ होता, तो उसे लाभ कितना होता। तो चलिए मैं आपको इसको बता दूं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4 गुना 100/96, 100/96 इक्वल टू 25/96 रुपया। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझे इसको। अब आगे 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, क्या 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो हम लोग लिखेंगे 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य इक्वल टू 75/96 रुपया। ठीक है, तो लाभ इक्वल टू, ठीक है, लाभ इक्वल टू 1 माइनस 75/96 इक्वल टू
96 माइनस 75, 96 माइनस 75 बटा 96 इजक्वल टू 21 बटा 96, 21 बटा 96 इजक्वल टू 7 बटा 32। ये आ गया हमारा। इसको हम लोग कर दिए गुना भागा। तो अब आगे हम लोग इसको लाभ प्रतिशत इजक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लिखेंगे कि लाभ प्रतिशत इजक्वल टू 7 बटा 32। ठीक है, 7 बटा 32 बटा 75 बटा 96 गुना 100। ठीक है, गुना 100 इजक्वल टू 7 बटा 32। ठीक है, 7 बटा 32 गुना 96 बटा 75, 96 बटा 75 गुना 100। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे इसको लिखेंगे, अब हम लोग इसको आगे लिखेंगे 7 बटा 32। ठीक है, 7 बटा 32 गुना 96 बटा 75 गुना 100। टोटल हमारा जो गुना भागा करने के बाद आएगा वो 28%, यानी उसे वस्तु पर कितना लाभ हुआ, 28% का। एक वस्तु 10% की हानि पर बेची गई, यदि उसे 90 रुपये अधिक पर बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है। वस्तु का मूल विक्रय मूल्य रुपए में होगा, यानी वस्तु का मूल विक्रय मूल्य रुपए में होगा, यानी कितना होगा, तो उसका जैसे कि मैं अभी पिछला सवाल मैं आप लोगों को बताई उसी तरह से ये भी बनेगा। तो मैं कुछ सवाल को सॉल्व करूँगी, प्रश्न को सॉल्व करूँगी, 1-2 प्रश्न मैं आप लोगों के ऊपर भी छोड़ूंगी ताकि आप लोग भी उसे खुद से बनाएं और समझे। तो इसका टोटल हो जाएगा 540। दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, वह में उतना ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी रहनी होगी। तो अब जो यहाँ पर अपशिष्ट प्रतिशत कमी हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अपशिष्ट प्रतिशत कमी इजक्वल टू, लिखेंगे अपशिष्ट प्रतिशत कमी इजक्वल टू 20 बटा 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 गुना 100। ठीक है, गुना 100 गुना 100। ठीक है, इजक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 50 बटा 3। ठीक है, 50 बटा 3, 50 बटा 3 कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 16 बटा 3%। ठीक है, 160 में 15% में कितना जोड़ना होगा कि योगफल 240 के 25% के बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अपशिष्ट संख्या। ठीक है, लिखेंगे कि अपशिष्ट संख्या इजक्वल टू 240 गुना 25। ठीक है, अपशिष्ट संख्या इजक्वल टू 240 गुना 25 बटा 100 इजक्वल टू 160। ठीक है, 160 गुना 15 बटा 100। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इजक्वल टू 60 माइनस 24। तो 60 माइनस 24 हम लोग कर दिए तो हमारा क्या आ गया 36। ठीक है, यानी कि उसे 36 उसमें जोड़ा जाएगा कि उसका योगफल 240 के 25% के बराबर होगा। ठीक है, एक गाड़ी 60 किलोमीटर घंटा की गति से एक विशिष्ट दूरी 210 मिनट में तय करती है। 80 किलोमीटर घंटा की गति से वही दूरी तय करने में गाड़ी को लगने वाला समय है। तो यहाँ पर लगने वाला समय, तो ये लिखेंगे कि गाड़ी की चाल इजक्वल टू क्या, गाड़ी की चाल इजक्वल टू, ठीक है, 60 किलोमीटर घंटा। ठीक है, 7 किलोमीटर घंटा। समय इजक्वल टू क्या है, लिखेंगे समय इजक्वल टू 210 मिनट, 210 मिनट। तो हम लोग क्या लिखेंगे 210 बटा 60। ठीक है, 210 मिनट लगा तो हम लोग क्या कर देंगे, 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, और 60 सेकंड का 1 मिनट होता है। तो हम लोग क्या कर देंगे 210 बटा 60 घंटे। तो टोटल क्या आ गया 7 बटा 2 घंटे। ठीक है, 7 बटा 2 घंटे। अब यहाँ पर हम लोग दूरी को जो लगने वाला, गाड़ी में लगने वाला जो समय है उसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि तय की गई दूरी इजक्वल टू, ठीक है, क्या तय की गई दूरी इजक्वल टू, तय की गई दूरी इजक्वल टू 60 गुना 7 बटा 2। ठीक है, 60 गुना 7 बटा 2 इजक्वल टू 210 किलोमीटर। 80 किलोमीटर घंटा की गति से व्यतीत समय, ठीक है, 80 किलोमीटर घंटा से 80 किलोमीटर घंटा की गति से व्यतीत समय इजक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे 210। मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट करिएगा, 210 बटा 80 इजक्वल टू 21 बटा 8। 21 बटा 8 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 2 5 बटा 8। ठीक है,
अगला है, दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है। ए और बी के बीच दूरी मीलों में है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कि माना कि गाड़ी टी घंटे बाद, ठीक है, माना कि गाड़ी टी घंटे बाद मिलती है। क्या? टी घंटे बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इसलिए 21 टी, ठीक है, 21 टी माइनस 16 टी इज इक्वल टू 60। ठीक है, 60, यानी कि 5 टी इज इक्वल टू 60। ठीक है, 5 टी इज इक्वल टू 60, यानी कि टी इज इक्वल टू 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा। अब लिखेंगे कि चूंकि अब हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ए और बी, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे ए और बी के बीच की दूरी इक्वल टू 16 प्लस 21 ब्रैकेट कर देंगे, 16 प्लस 21 ब्रैकेट 12, यानी कि 16 प्लस 21 कर दिए तो 37 गुना 12, तो यानी कि 37 गुना 12 इक्वल टू 444। ठीक है, बीच की दूरी क्या है? 444 मिलीमीटर में है। ठीक है, एक राशि किसी दर पर साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार दी गई थी। यदि उसे 3% अधिक दर पर उधार दिया गया होता तो उससे 300 रुपये अधिक मिलते। मूल राशि कितनी थी? तो मूल राशि उसकी कितनी थी? तो यदि मूलधन इक्वल टू x रुपये, क्या लिखेंगे? माना यदि मूलधन इक्वल टू x रुपये हो तो x गुना 3 गुना 2, इस तरह से हम लोग लिख देंगे, बटा 100 इक्वल टू 300 रुपये। ठीक है, 300 रुपये। अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 300 गुना 100, ठीक है, 300 गुना 100 बटा 3 गुना 2, यानी 300 गुना 100 कर देंगे, 300 गुना 100 कर देंगे तो हमारा क्या आ गया? 30,000। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि x इक्वल टू 30,000। ठीक है, 30,000, तो 3 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6। तो अब हम लोग क्या कर देंगे? 30,000 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5,000। ठीक है, यानी मूल राशि क्या है? 5,000। और मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब हमारा अगला सवाल है, एक आदमी हर वर्ष के अंत में 2,000 रुपये बचाता है और उसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश कर देता है। 3 वर्ष के अंत में उसके पास होंगे, यानी 3 वर्ष के अंत में उसके पास क्या होंगे? तो यहाँ पर हम लोग इसी तरह से जैसे मैं बनाई हूँ उसी तरह से वाला भी सवाल बनेगा, बस थोड़ा सा का अंतर है। तो इसका जो होगा 6305 रुपये। ठीक है, उसके पास होंगे 3 वर्ष के अंत में उसके पास 6305 रुपये होंगे। अब आप लोग इसे एक खुद से सॉल्व कीजिएगा। अगला है, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। इनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1350 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं की लंबाई का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें अंतर ज्ञात करना है, तो एक समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, वहाँ पर एक कोण को दर्शा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे, कोण का नाम दे देंगे, जैसे कि ए बी डी सी ई, इस तरह से हम लोग सी डी, इस तरह से मतलब हम लोग कोनों का एक नाम दे देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि एक हम बना दिए इस तरह से। ठीक है, एक हम इस तरह से बना दिए। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग इसको नाम दे देंगे ए ई बी सी डी। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसका नाम दे दिए। ठीक है, आप लोग समझ गए। अब हम लोग इसको बनाएंगे कि माना ए बी इक्वल टू 3x। ठीक है, क्या? माना ए बी इक्वल टू 3x, सी डी इक्वल टू 2x। ठीक है, सी डी इक्वल टू 2x, तो ई सी इक्वल टू सी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या? समलंब, यहाँ पर लिखेंगे कि समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल,
क्षेत्रफल इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ मैं मिटा रही हूँ क्योंकि जगह कम है तो इसलिए मैं मिटा रही हूँ। अब हम लोग लिखेंगे क्या कि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट AB प्लस CD गुना CE, ठीक है, CE। अब लिखेंगे इक्वल टू 1/2, ठीक है, A ब्रैकेट 3x प्लस 2x गुना 15, ठीक है, गुना 15 इक्वल टू 1350, ठीक है। अब हम लोग लिखेंगे 5x इक्वल टू 1350 गुना 2/15 इक्वल टू 90 गुना 2, ठीक है, 90 गुना 2। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 90 गुना 2/5, ठीक है। तो 90 गुना 2 कर देंगे, 90 गुना 2 तो 100, यानी x इक्वल टू 180/5। अब हम लोग क्या कर देंगे, 180 भागा 5 कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 36 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 36 सेंटीमीटर। अगला है 5 नारंगियों का विक्रय मूल्य 8 है, नारंगियों के क्रय मूल्य यानी लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी हमें लाभ हानि प्रतिशत को ज्ञात करना है। तो माना कि नारंगी का क्रय मूल्य इक्वल टू 1 रुपये, क्या माना कि नारंगी के क्रय मूल्य इक्वल टू 1 रुपया, तो 5 नारंगियों का क्रय मूल्य इक्वल टू 5 रुपया, तो हम 5 नारंगियों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 8 रुपया, ठीक है, 5 नारंगियों का विक्रय मूल्य इक्वल टू 8 रुपया। तो अब हमें क्या करना है, लाभ को प्रतिशत में ज्ञात करना है, तो हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत इक्वल टू, यहाँ तक आप लोग समझ गए। हम लोग लिखेंगे लाभ प्रतिशत इक्वल टू 8 - 5/5 गुना 100, ठीक है। तो यहाँ पर 8 - 5 किए तो 3/5 गुना 100, यानी टोटल हमारा आ गया 60%, ठीक है, 60%। क्वेश्चन नंबर 101 और 103, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर शब्द संख्या को चुनें, यानी QYGOSAIQUCKS, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर हमें से संबंधित सही अंक को चुनना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि QYGO और SIQ अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कि मैं फिर से एक बार बता दूं, जैसे A और C, तो A क्या है, A के बाद C आता है 2 अंकों के बाद, यानी ABC, यानी तीसरे नंबर पे क्या आता है, C आता है। तो उसी तरह से अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी कि जैसे QYGO, ठीक है, और SAIQ है, ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, यानी Q के 2 अंक के बाद S आता है, ठीक है, 2 अंक यानी QRS, ठीक है। उसके बाद क्या है Y, ठीक है, तो Y जो है उसके 2 अंक, Y हो गया, उसके 2 अंक के बाद A आएगा, जैसे कि Y जो है वो अल्फ़ाबेट के 25वें नंबर पे आता है और A क्या आता है, पहले नंबर पे आता है। लेकिन Y के बाद XYZ, ठीक है, उसके बाद A आएगा, यानी 2 के बाद A आएगा। इसी तरह से यहाँ पर जो है वो 2-2 अंक के अंतराल पर संबंधित है। अब UCKS जो है वो उसका हम लोग, तो इसका होगा WEMU, ठीक है, WEMU, इस तरह से हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अल्फ़ाबेट के 2-2 अंकों के आगे पीछे के अंतराल पे होगा, तो इसलिए इसके संबंधित WEMU है। मानव, कार्बोहाइड्रेट और ईंधन, तो मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर के लिए एक आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, उसी प्रकार पेट्रोल क्या है, पेट्रोल ईंधन के लिए आवश्यक है। 8, 12, 9, 13, 10, 14, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 8, 12, 9, 13, 10, 14, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर जो लुप्त प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वहाँ पर जो संख्या होगा वो होगा हमारा
यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर जो संख्या होगा वो होगा हमारा 11 15। ठीक है, 11 15। क्वेश्चन नंबर 104 और 105 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। नहीं, कैरम, गोल्फ, क्रिकेट और हॉकी। तो कैरम को छोड़कर अन्य सभी क्या है, आउटडोर गेम्स है। ठीक है, आउटडोर गेम्स है कैरम को छोड़कर। कैरम क्या इसमें भिन्न है। 6 13 18 25 30 37 40। ठीक है, इसमें जो भिन्न है उसे हमें चुनना है। तो यहाँ पर 16 प्लस 6 प्लस 7 कर देंगे तो 13। ठीक है, 13 प्लस 5 कर देंगे तो 8 18। ठीक है, 18 प्लस 7 कर देंगे तो 25। 25 प्लस 5 कर देंगे तो 30 और 30 प्लस 7 कर देंगे तो 37। ठीक है, और 37 प्लस 3 कर देंगे तो 40। तो जो इसमें भिन्न है वो है हमारा 40। ठीक है, श्रृंखला पूर्ण करें, यानी 125 80 45 20। जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर 125 माइनस 80 कर देंगे तो 45। ठीक है, 125 माइनस 80 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 45। ठीक है, तो 80 माइनस 45, 80 माइनस 45 कर देंगे तो आ जाएगा 35। ठीक है, और 35 और 45 माइनस 20 कर देंगे, 45 माइनस 20 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 25। ठीक है, 25। अब प्रश्नवाचक चिन्ह है तो 20 माइनस 15। ठीक है, 20 माइनस 15 कर देंगे तो आ जाएगा 5। अगला है शांति अव्यवस्था सृष्टि, यानी कि शांति भंग होने से अव्यवस्था फैलती है, उसी प्रकार सृष्टि समाप्त होने से विनाश हो जाएगा। सृष्टि जब समाप्त हो जाएगा तो विनाश ही हो जाएगा। एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, वह मेरे भाई के पिता, ठीक है, वह मेरे भाई के पिता की एकमात्र पुत्री का पुत्र है। फोटोग्राफर के व्यक्ति से मोहन किस तरह संबंधित है, तो मोहन के भाई के पिता का अर्थ हुआ मोहन के पिता, और मोहन के पिता की एकमात्र पुत्री मोहन की बहन हुई, और फोटोग्राफर वाला व्यक्ति मोहन का क्या हो गया, भांजा। यदि बी का भाई डी हो तो बी सी से किस प्रकार संबंधित है। इस प्रश्न में उत्तर देने के लिए कौन सा कथन आवश्यक है, यानी डी का पुत्र सी का पोता है, डी की बहन बी है। ठीक है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, केवल 1, केवल 2, केवल 1 2 और केवल 1 और 2। तो यहाँ पर जो है कथन 1 सही है, क्योंकि कथन 1 इसलिए सही है कि डी का पुत्र सी का पोता है, अर्थात सी डी का पिता है। यदि डी का माता है तो बी का लिंग ज्ञात नहीं है, तो कथन 2 से डी की बहन बी है, तो दोनों कथनों से बी सी की पुत्री है। तो यहाँ पर जो है सही कथन होगा हमारा वो होगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, अगला है विषम को ज्ञात करें, यानी जो यहाँ पर विषम है उसे हमें ज्ञात करना है। अदरक, लहसुन, मिर्च और आल, ठीक है, यही है ना। तो यहाँ पर जो विषम है वो है मिर्च, जो है वो अन्य 3 से भिन्न है, क्योंकि मिर्च अन्य तीनों से भिन्न है, और अदरक, लहसुन और आल जो है वो एक दूसरे से हैं। क्वेश्चन नंबर 111 और 113 निम्नलिखित में प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों से सार्थक क्रम दर्शाता है। पुलिस, दंड, अपराध, न्यायाधीश और निर्णय। ठीक है, तो ये जो दर्शाता है पहले अपराध। ठीक है, अगर अपराध करेंगे तो पुलिस आएगा, और पुलिस आएगा तो न्यायाधीश तक पहुंच जाएगा। न्यायाधीश क्या करेगा, निर्णय लेगा, और निर्णय के बाद दंड मिलेगा, यानी 3 1 4। ठीक है, 3 1 4 5 2। ठीक है, अगला है पूर्ण निवेशन, शिक्षण, पूर्ण शिक्षण, नियोजन और पुनर्योजन। तो जो यहाँ पर दर्शाएगा वो नियोजन। ठीक है, पहले नियोजन होगा, फिर शिक्षण होगा, पूर्ण निवेशन होगा, फिर पूर्ण योजना होगा, और फिर पूर्ण शिक्षण होगा। ठीक है, तो 4 2 1 5 3 इस तरह से हमें इसको दर्शाएंगे। 4 2 1 5 3 इस रूप में हम इसे दर्शाएंगे। अगला है सेसो, बचपन, वयस्कता, बालपन और किशोरावस्था। ठीक है, तो इससे हम लोग दर्शाएंगे शैशव, बालपन, बचपन, किशोरावस्था, और उसके बाद
उसके बाद वयस्कता, ठीक है। यानी पहले हम लोग क्या होते हैं, शैशव यानी शिशु अवस्था, फिर उसके बाद हमारा बालपन स्टार्ट होता है, फिर हमारा बचपना आता है, फिर हम लोग किशोरावस्था में हो जाते हैं कुछ समय, फिर उसके बाद क्या आते हैं हम लोग वयस्कता में आते हैं। तो हम लोग इसे 1 4 2 5 3 1 4 5 2 1 4, ठीक है। हम लोग दर्शाएंगे 1 4, ठीक है, 2 5 3, यानी 1 4 2 5 3। निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, यानी स्पीकर पर्सन, स्पोर्टमैन, स्प्रेडशीट और स्पेसिफिकेशन और सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो इसे हम लोग दर्शाएंगे 5 4 1 2 3, 5 4 1 5 4 1 2 3, यानी पहले सोफिस्टिकेटेड, उसके बाद सेफिकेशन, उसके बाद स्पीकर पर्सन, उसके बाद स्पार्टशीट, उसके बाद इस तरह से हम लोग इसको दर्शाएंगे। क्वेश्चन नंबर 115 और 116 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों को क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, यानी M यानी जो हमारा खाली स्थान है उसमें हम कौन से ऐसे शब्द श्रृंखला को रखेंगे जो यहाँ पर क्रमवार रखने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसे पूरा करेगा वो है ए, ठीक है, MANAA, उसके बाद MMNN, ठीक है, WWXXYYZZ, ठीक है। यहाँ पर भी हमें सही क्रम को ही रखना है जो इस खाली स्थान को पूरा करे। तो यहाँ पर होगा WXYZ, ठीक है, WWXYZ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 और 118 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में एक अनुक्रम दिया है जिसमें एक संख्या लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे, ठीक है। यहाँ पर अनुक्रम को पूरा करे। तो यहाँ पर क्या है, 62 61 63 62 64 63, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 62 61 63 62 64 63, तो यहाँ पर हो जाएगा 65, ठीक है। 70 71 76 81 86 70 91, ठीक है। तो 70 70 70 71 में 71 में प्लस 10 कर देंगे तो 81, और 81 प्लस 10 कर देंगे तो 91, और 70 प्लस 10 कर देंगे तो 86, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, जो खाली स्थान के पास आएगा वो हो जाएगा 70, ठीक है। यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा है, यानी यदि 25 फरवरी 2008 का दिन सोमवार रहा हो तो 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। तो हम लोग अगर अपने 2008 के कैलेंडर को खोलेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 मार्च 2008 का दिन कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं कि 2 मार्च 2008 का जो दिन था, यानी कि वर्ष 2008 का अधिवर्ष था, यानी 26 फरवरी मंगलवार, 27 फरवरी बुधवार, 28 फरवरी बृहस्पतिवार और 29 फरवरी शुक्रवार, और 1 मार्च शनिवार और 2 मार्च रविवार, ठीक है। ए डी की माँ है और बी की बहन, बी की एक बेटी सी है जो ए से विवाहित है, जी का ए पति है, तदनुसार जी का डी से क्या संबंध है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जी ए का पति है, ठीक है, ए डी की माता है, तो जी डी का क्या है, जी डी का पिता है। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है, दीपा रवि की बहन है, दीपा की माँ शांति है, तदनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रवि, राम एवं दीपा की माता शांति है, ठीक है, तीनों भाई बहन है। शीला राम की पत्नी है, ठीक है, और शीला पुत्र वधू है शांति की, क्या है, पुत्र वधू है शांति की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 122 और 123, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता है, यानी कैरोग्राफी, ठीक है। कैरोग्राफी शब्द जो है वो किससे नहीं बनाया गया है, तो ये शब्द जो है वो ग्राफ से नहीं बनाया गया है। तो हमारा अगला प्रश्न है
थेरेपी शब्द जो है वो किस शब्द से नहीं बना, तो वो बना है नहीं बना है ट्रूमा, यानी यहाँ पर यू जो है वो वर्ण नहीं है। अगला, यदि किसी कूट भाषा में पॉपुलर को QPQVMBS लिखा जाता है तो किस शब्द में इनपुट को लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो मैं आपको बता दूं पहले कि ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, जैसे PQ, ठीक है, OP, इस तरह से जो अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है, तो जब इनपुट को फेमस, ठीक है, शब्द में नहीं लिखा जाएगा। अगला है, यदि क्लॉक को क्लॉक लिखा जाता है, ठीक है, यदि क्लॉक को क्लॉक लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में स्टेप्स को कैसे लिखा जाएगा। तो इसी कूट भाषा में मैं आपको बता दूं कि क्लॉक, तो इसको हम लोग उल्टा लिखेंगे, जैसे CLOCK है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर देंगे KCOLC, ठीक है, इस तरह से। उसी तरह से स्टेप्स है, ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो SPETS यानी स्पिट्स, ठीक है, इस भाषा में लिखेंगे। अगला, यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए तो कोई व्यक्ति सोने के लिए किसका प्रयोग करेगा। यानी यदि एक कमरे को बिस्तर कहा जाए, ठीक है, और बिस्तर को खिड़की, खिड़की को फूल तथा फूल को कूलर कहा जाए तो कोई व्यक्ति सोने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति बिस्तर पर सोता है, परंतु यहाँ पर बिस्तर को खिड़की कहा गया है। ठीक है, बिस्तर को क्या कहा गया है, खिड़की कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 127 और 128 में निम्नलिखित, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 और 128 में निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर लुप्त अंक को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहला कॉलम क्या है, 3, 15, 4, 7, 38, 5, 3 प्रश्नवाचक चिन्ह और 5। ठीक है, इस तरह से हमारा है। तो यहाँ पर या इस तरह से भी बोल सकते हैं कि 3, 7, 3, 15, 38 प्रश्नवाचक 4, 5, 5, इस तरह से भी, मतलब दोनों। तो पहले तो यहाँ पर हम लोग इसको ज्ञात करेंगे, तो इसे हम लोग ज्ञात करेंगे जो है 3, इसमें हम लोग करेंगे इस कॉलम से 3, 15, 4। ठीक है, इस तरह से। तो हमारा जो पहला कॉलम है 3, 15, 4, तो 3, 15, 4 कैसे, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुना 4 यानी कि 3 चौका 12 प्लस 3 कर देंगे, तो 12 प्लस 3 तो आ गया 15। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब है दूसरा कॉलम, यानी 7 गुना 5 प्लस 3 कर देंगे, तो 7 5 35 प्लस 3 इक्वल टू 38। हो गया हमारा दूसरा कॉलम। अब तीसरा कॉलम है 3 प्रश्नवाचक चिन्ह उसके बाद 5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 गुना 5 प्लस 3 कर देना, 3 5 15 प्लस 3 इक्वल टू 18। तो जहाँ पर होगा वो 18 होगा। अगला है 9, 10, 11, 5, 7, 8, 19, 22 प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इस तरह से, या फिर इस तरह से भी इसको बोल सकते हैं, इसको हम लोग बनाएंगे इस कॉलम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 9 प्लस 5। ठीक है, 9 प्लस 5 प्लस 5 यानी कि 14 प्लस 5 19। हो गया हमारा पहला कॉलम। अब है दूसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम है 10 प्लस 7 प्लस 5 यानी कि 17 प्लस 5 इक्वल टू 22। ठीक है, अब आया तीसरा कॉलम 11 18 है। ठीक है, 11 18, तो 11 प्लस 8। ठीक है, हम लोग लिखेंगे 11 प्लस 8 प्लस 5, तो 19 प्लस 5 इक्वल टू 24। हो गया हमारे यहाँ पर जो लुप्त संख्या हुआ 24। बच्चों की एक पंक्ति में ए बाएं से 9वें स्थान पर और बी दाएं से 5वें पर। यदि ए तथा बी अपने स्थानों की अदला बदली कर ले तो ए बाएं से 18वें स्थान पर हो जाएगा, तदनुसार बी दाएं से किस स्थान पर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 9, ए क्या है, बाएं से 9वें स्थान पे है और बी 18वें स्थान पे, और ये दोनों अदला बदली कर लेंगे। तो अदला बदली कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या 18 प्लस 5 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 23 माइनस 1 इक्वल टू 22। ठीक है, और यह स्थान परिवर्तन के पहचान दाएं से बी का स्थान 22 माइनस 9 कर देंगे, 22 माइनस 9 प्लस 1, तो 14वें स्थान पर, यानी कि बी जो है 14वें स्थान पे है। एक पिता की आयु इस समय अपनी बड़ी बेटी की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने छोटी बेटी की आयु उसकी 8 गुनी थी। यदि दोनों बेटियों की आयु का अंतर 5 वर्ष हो तो इस समय पिता की आयु कितनी है। इस समय पिता की आयु
कितनी है, तो माना कि छोटी पुत्री की आयु इक्वल टू x, ठीक है। बड़ी पुत्री का वर्तमान आयु x+5, मैं जो बोल रही हूँ उसे भी आप लोग नोट कीजिएगा। बड़ी पुत्री का वर्तमान आयु x+5 वर्ष होगी तथा पिता की वर्तमान आयु 3 (x+5। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। अब हम लोग इसको प्रश्नानुसार लिखेंगे यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 8 (x-5 इक्वल टू 3x+15-5, ठीक है। तो यहाँ पर या इस तरह से लिखेंगे 8x-40 इक्वल टू 3x+10, ठीक है। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए। और अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप लोग कितना समझ रहे हैं और कितना नहीं समझ रहे हैं। अब हम लोग लिखेंगे 8x-3x इक्वल टू 10+40, ठीक है। यानी कि 8-3 किए तो 5x इक्वल टू 10+40 यानी 50, यानी x इक्वल टू 50/5 यानी इक्वल टू x इक्वल टू 10, ठीक है, 10 वर्ष, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पिता की वर्तमान आयु। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे पिता के क्या वर्तमान आयु। तो पिता के वर्तमान आयु इक्वल टू 3 × 10 + 15 यानी कि 3 × 10 तो 3 × 30 + 15 इक्वल टू 45 वर्ष, ठीक है। पिता की आयु अभी क्या है, 45 वर्ष। एक कुछ समीकरण किसी प्रणाली के आधार पर तय किए गए हैं, हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर चुनिए। यानी 2 × 3 × 7, तो 2 × 3 यानी 2 के पावर 2 × 3 के पावर 2 × 7 के पावर 2 यानी 2 दूनी का 4, ठीक है। 3 तितरी का 9 और 7 7 49, ये हो गया इसका। अब 5 × 9 × 4 है, तो 5 का स्क्वायर × 9 का स्क्वायर × 4 का स्क्वायर, तो 5 × 25, ठीक है। 9 का 9 स्क्वायर कर दें तो 81 और 4 × 16, तो 25 81 इसका हो गया, ठीक है। ये हो गया पहला का और ये हो गया दूसरा का। अब 4 6 8 है, तो 4 का स्क्वायर × 6 का स्क्वायर × 8 का स्क्वायर, तो 4 × 16, 6 6 का 36 और 8 8 का 64, ठीक है। तो इसका जो होगा यहाँ तो समझ गया। तो यहाँ जो होगा 4 × 6 × 8 का, तो वो हो जाएगा 4 4 16, ठीक है। 4 4 16, 6 6 36 और 8 8 64, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, नरीन की आयु नवीन के बराबर है क्योंकि वो दोनों जुड़वा हैं। नकुल नरीन से छोटा और प्रियंका बालाजी से छोटी है किंतु नवीन से बड़ी, तदनुसार उसमें सबसे बड़ा कौन है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा है वो है बालाजी। बालाजी वो सबसे बड़ा है। एक लाल रंग के ठोस घन के सभी फलक पीले रंग के रंग दिए गए हैं। इसके बाद उस घन को काटकर 125 एक समान घन बना दिए हैं। तदनुसार कितने फलक ऐसे हैं जिनके 3 फलक पीले रंग के होंगे। तो जो पीले रंग के होंगे वो हैं 8, ठीक है। अगला है, अरुण उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर की यात्रा करता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। अंततः दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तदनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से कितने दूर पहुंच जाता है। तो अपने प्रस्थान बिंदु से जो है वो कितने दूरी पर पहुंच जाता है, तो वो है 12 किलोमीटर के दूरी पर पहुंच जाता है। क्योंकि 3 किलोमीटर इधर, फिर मतलब इस तरह से हम लोग इसको कर देंगे तो सॉल्व करेंगे तो हम 12 किलोमीटर जो अपनी दूरी से पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर 135 और 136, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 2 वक्तव्यों के आगे 2 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए। आप समान ज्ञात तथ्यों में अंतर होने पर दोनों व्यक्तों की पड़ताल सत्य समझकर करें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा यदि कोई नहीं दिए व्यक्तों से निकलता है। यानी सभी पेन कागज हैं, कोई भी रबर कागज नहीं है। और निष्कर्ष है कोई भी रबर पेन नहीं और कुछ कागज पेन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका निष्कर्ष निकलता है, तो इसका निष्कर्ष 1 होगा। यानी निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों ठीक है। कोई भी रबर पेन नहीं है और कुछ कागज पेन है, ठीक है। कथन, कोई मोबाइल घड़ी नहीं है, सभी घड़ियां गणक हैं। और कोई गणक मोबाइल नहीं है, कुछ गणक मोबाइल हैं। तो इसमें जो सही कथन है वो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ठीक है। यानी कुछ गणक मोबाइल नहीं है और कुछ गणक मोबाइल हैं, ठीक है।
दिए गए पैटर्न को का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। 28, 30, 36, 36, 32, 18, 252, 240 जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर क्या आएगा उसे हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, 28 गुना 36, यानी कि पहला कॉलम इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। 28 गुना 36 बटा का 4 कर देंगे। 28 गुना 36 करेंगे तो 1008 बटा 4, 1008 बटा 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 252 आ जाएगा। नहीं, हमारा पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम है 30, 32, ठीक है। तो 30, 32 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 30 गुना 32 बटा 4, दूसरा कॉलम, ठीक है। 30 गुना 32 बटा 4 यानी कि 960 बटा 4, यानी कि टोटल हमारा आ गया 240, ठीक है, 240। अब है 36, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 36 गुना 18 बटा 4, ठीक है। 36 गुना 18 बटा 4 यानी कि 648 बटा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 162, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास आएगा वो 162। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दिखाई गई। अगर नीचे 4 बिंदु है तो ऊपर कितने बिंदु होंगे, नीचे 4 बिंदु हैं तो ऊपर कितने बिंदु होंगे। तो एक दूसरे के विपरीत पृष्ठ है और अंत में तीनों बिंदुओं के विपरीत में 4 बिंदु होंगे, ठीक है। तो अंत के विपरीत में इनमें क्या हो जाएंगे, 4 बिंदु हो जाएंगे, यानी कि 3, ठीक है। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह आने वाली आकृति का चयन करें, यानी जो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी उसका हमें चयन करना है। तो जो इस आकृति के सामने आएगी वो होगा ये वाला, ठीक है। ये वाला आकृति जो है यहाँ आएगा। निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी है, यहाँ पर टोटल घन है, यहाँ पर घनों की संख्या टोटल कितनी है, तो यहाँ पर घनों की टोटल संख्या 144 है। यदि एक निश्चित भाषा में मैड्रस को निविष्ट के कोड में लिखा में कोड दिया जाता है, इसी कूट भाषा में बम्बई को कैसे कोडित किया जाएगा, ठीक है। बम्बई को कैसे कोडित किया जाएगा, यहाँ पर मैड्रस जो है वो निविष्ट यानी कि जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, जैसे MN, ठीक है, ABDERSABST इस तरह से है। तो उसी कूट भाषा में मुंबई को जो है वो हम लोग दर्शाएंगे CBN, ठीक है, CBN CBZ, यानी कि BCOPMN BCAB और YZ, ठीक है। अगला है दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो आएगा तो यहाँ पर इस कॉलम के अनुसार बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 7 7 49 प्लस 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 नहीं होगा, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में इसको लिख दी। मतलब यहाँ पर हमें पहला कॉलम निकालना है, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर प्लस 4 यानी 7 7 49 प्लस 4, तो 49 प्लस 4 कर देंगे तो 53, ठीक है। उसी तरह सब आ गया दूसरा कॉलम। दूसरा कॉलम क्या है 11 127 6, ठीक है। तो 11 का स्क्वायर, ठीक है, 11 का स्क्वायर प्लस 6 यानी 121 प्लस 6 इक्वल टू 127। अब आ गया 14 प्रश्नवाचक चिन्ह और 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 14 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 196 प्लस 3, तो क्या आ गया 199, ठीक है। अगला है 500 ग्रामीणों में 40% व्यवसाय करते और 80% नौकरी करते हैं। यदि ये सभी या तो व्यवसाय कर रहे हैं या तो नौकरी कर रहे हैं, तो केवल नौकरी करने वाले ग्रामीणों की संख्या केवल व्यवसाय कर रहे लोगों की कितनी अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि व्यवसाय करने वाले ग्रामीणों की संख्या इक्वल टू 40/100 गुना 500 इक्वल टू 200, ठीक है, 200। अब नौकरी करने वाले ग्रामीणों की संख्या इक्वल टू 80/100 गुना 500 इक्वल टू 400, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए।
अब नौकरी और व्यवसाय दोनों करने वाले ग्रामीणों की संख्या, तो 400 प्लस क्या कर देंगे, पहले लिखेंगे हम लोग नौकरी और व्यवसाय दोनों करने वाले ग्रामीणों की संख्या 400 प्लस 200 इक्वल टू 600। ठीक है, 600 500 लोग यहाँ पर क्या है, ग्रामीण है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 400 प्लस 200 माइनस 500। ठीक है, तो 600 माइनस 500 इक्वल टू 100। ठीक है, 100 केवल नौकरी करने वाले ग्रामीणों की संख्या। अब हम लोग लिखेंगे, ये तो था जो अभी आया इसका 100, तो एक किसका था, केवल व्यवसाय करने वाले ग्रामीणों की संख्या, नौकरी और व्यवसाय दोनों करने वाले ग्रामीणों की संख्या 100। अब केवल व्यवसाय करने वाले ग्रामीणों की संख्या, तो 200 माइनस 100, ठीक है, इक्वल टू 100। ठीक है, केवल नौकरी करने वाले ग्रामीणों की संख्या, तो 400 माइनस 100 इक्वल टू 300, और अपशिष्ट अंतर, तो 300 माइनस 200 कर देंगे तो 200, तो टोटल कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी, तो जो इसको पूरा करेगी वो है ये आकृति। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, AD 25, CE 64, EF 121, GG 196, तो जो यहाँ पर लुप्त है उसे हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लुप्त संख्या है, तो चलिए मैं आपको बता दूं कि AD, ठीक है, 25, CE 64, ठीक है, EF 121 और GG 196, तो यहाँ पर जो है AD, तो A जो है पहले स्थान पे और D क्या है, चौथे स्थान पे है। A जो है A और D, तो A पहले स्थान पे है और D चौथे स्थान पे है, तो 5, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 25। C और E, तो C क्या है तीसरे स्थान पे और E क्या है पांचवें स्थान पे, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 64। ठीक है, E और F, तो E और F अल्फ़ाबेट के कौन से नंबर पे आते हैं, E और F, तो A B C D E, ठीक है, पाँचवें स्थान पर, और F जो है वो छठे स्थान, 11 का स्क्वायर कर देंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, अब G जो है तो वो किस स्थान पे है, A B C D E F G सातवें स्थान पे है, तो G सातवें स्थान पे प्लस G सातवें स्थान पे, तो 7 से 14 का स्क्वायर कर देंगे 196। ठीक है जी। अब IH कर लेंगे, तो IH लेंगे तो I कौन से स्थान पे है, ABCD के, तो ABCDEFGHI 9वें स्थान पे है, और H कौन से स्थान पे है, ABCDEFGH 8वें स्थान पे है, तो 9 + 8 कर देंगे तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289। ठीक है, अगला है, 6 लड़के 6 अलग अलग कुर्सियों पर बैठे हैं जो 1 से 6 तक क्रमांकित हैं। ए ना तो कुर्सी पर 2 पर बैठा है और ना ही कुर्सी 5 पर बैठा है। एफ या तो कुर्सी 4 पर या कुर्सी 6 पर बैठा है। ई कुर्सी 1 पर बैठा है और डी कुर्सी 3 पर बैठा है। यदि बी या तो कुर्सी 2 पर या कुर्सी 4 पर बैठा है, तो सी किस कुर्सी पर बैठा है, तो सी जो है वो किस को, तो 5वें कुर्सी पर बैठा है। ठीक है, अगला है, 6 सदस्यों का एक परिवार है, उसमें 2 विवाहित जोड़े हैं। एक्स एफ की बेटी है जिसके 2 बच्चे हैं। एफ वाई की माँ है, वाई ए का पति है, जेड एक्स का भतीजा है, बी एक्स का पति है, बी का कोई भाई बहन नहीं है, बी का एफ से क्या संबंध है, तो ए और एफ का माता है एक्स और वाई की, ठीक है, और एक्स पुत्री है एफ की, बी पति है एक्स का, तो बी क्या है, एफ का दामाद है। अगला, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए अभय ने कहा, वह मेरे ससुर की पत्नी की इकलौती बेटी है। वह लड़की अभय से कैसे संबंधित है, तो वह लड़की अभय के ससुर की पत्नी की इकलौती पुत्री की पुत्री है, और अभय के ससुर की पत्नी का अर्थ हुआ अभय की सास, और अभय की सास इकलौती पुत्री का अर्थ हुआ अभय की पत्नी। तो इस प्रकार वह लड़की अभय की क्या हुई, बेटी यानी पुत्री। ठीक है, अगला है, कारों की एक पंक्ति में मारुति बाएं से 8वें और
टोयोटा दाएं से 17वें स्थान पर है। यदि वो अपनी स्थिति में परस्पर बदल देती है तो मारुति बाएं 14वें स्थान पर आ जाती है। पंक्ति में कितनी कारें हैं? तो पंक्ति में कारों की संख्या इक्वल टू 14 + 17 - 1। ठीक है, तो 31 - 1 इक्वल टू 30। ठीक है, 30। अब तो यहाँ पर कारों की संख्या 30 है। अगला है, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। तो यहाँ पर है 10, 3, 14। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10 - 3, 10 - 3 गुना 2, तो 7 गुना 2, तो 7 दूनी 14। पहला कॉलम हो गया। अब दूसरा कॉलम है 49, 15, 68। दूसरा तो 49 - 15 गुना 2। ठीक है, 34 गुना 2 आ गया 68 इक्वल टू 68। अब तीसरा कॉलम है 33, 19। तो 33 - 19, ठीक है, गुना 2, 14 गुना 2 इक्वल टू 28। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आज की वीडियो में जो भी बताई, आप लोगों को समझाई, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो के आखिर में मैं एक बात और बोलूँगी कि अगर मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में या कुछ समझाने में मुझसे गलती हो गई हो तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं जो भी मॉडल सेट डालूँ या जो भी अपडेट्स के वीडियो डालूँ तो आप लोगों तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।